नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लीड स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में। इसकी एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, अब ये इसकी अंतिम वीडियो है। तो इस इतिहास के बारे में जानने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो की ओर ले चलता हूं। उसमें मैंने आपको 1857 से पहले जो कुछ नियम बने थे, जिन्हें कि एक्ट या चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, के बारे में बताया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 1857 की क्रांति के बाद जो नियम आए, जिन्हें की अधिनियम कहा जाता है, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसके अंतर्गत भारत में क्या क्या बदलाव आया और ब्रिटेन में क्या क्या बदलाव आए। हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे जो है सत्ता छीन ली गई, तथा जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई? क्राउन के हाथ में आ गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा खत्म कर दिया गया, तथा जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई? क्राउन के हाथ में आ गई। मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी वह खुद से किस पर क्या करने लगी? शासन करने लगी भारत पर। ठीक है। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तथा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक संस्थाएं चलाई गई थी। अब हुआ क्या? 1858 के अधिनियम के अंतर्गत इन संस्थाओं को बंद कर दिया गया तथा एक नए पद का सृजन किया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय सचिव। क्या नाम रखा गया? भारतीय सचिव। ये जो भारतीय सचिव होता था, यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था, जो कि भारत की जो शासन प्रणाली है उससे संबंधित जो भी निर्णय होगा वह कौन लेगा? भारतीय सचिव लेगा। ठीक है। तो भारतीय सचिव पद का सृजन कब किया गया? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही इसका जो है क्या बोलते हैं, इस पद का सृजन किया गया। उसके बाद जो है इसमें जो है 15 सदस्यीय मंत्री परिषद जोड़ी गई। मतलब इसकी सहायता के लिए, इसकी हेल्प के लिए जो है 15 सदस्य की कार्यकारी परिषद जोड़ी गई। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या बदलाव इस अधिनियम के तहत आए। तो जो सचिव का जो ऑफिस था, अंग्रेजों का मानना था, मतलब ब्रिटेन का मानना था, ब्रिटेन सरकार का, कि भारतीय सचिव का जो पद है यह भारतीयों के लिए बना है। तो इसलिए जो उसके जो ऑफिस का जो खर्च होगा वह भी भारतीय लोगों से ही लिया जाएगा। तो सचिव के ऑफिस का जो व्यय होता था उसे भारत से ही लिया जाता था। ठीक है। इसी अधिनियम के अंतर्गत यह बात भी रखी गई। और जो भारत के जो गवर्नर जनरल का पद था, सबसे पहले मैंने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तथा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब हुआ क्या? 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया, तथा उसकी जगह एक नया पद आया, जिसका नाम रखा गया भारत का वायसराय। और उस समय जो भारत के जो वायसराय थे 1857 की क्रांति के समय, वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या हुआ? एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तथा जो सत्ता थी वो किसके हाथ में चलेगी? क्राउन के हाथ में चलेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक संस्थाओं को समाप्त कर एक नया पद बनाया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय सचिव। तथा भारतीय सचिव की हेल्प करने के लिए 15 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। अब हम बात करते हैं कि जो भारत के जो सचिव जो बनाए गए, इनके जो ऑफिस का जो व्यय था वह कहां से लिया जाने लगा? भारत से ही लिया जाने लगा। तथा भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसे क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय। ठीक है। और जो भारत के पहले वायसराय बने वह बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब बात करते हैं 1858 के अधिनियम के बारे में। 1858 का अधिनियम, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है एक विधि सदस्य को जोड़ लिया गया था। किसकी कार्यकारी परिषद में? जो हमारे वायसराय होते थे, इनकी कार्यकारी परिषद में एक सदस्य को ऐड कर लिया गया था। यहाँ पे एक और विधि सदस्य को इसमें ऐड किया जाता है। अब टोटल जो सदस्य मिलकर होते हैं वायसराय के साथ, वो 6 हो जाते हैं। और वायसराय को यह अधिकार दे दिए गए कि वह अपनी जो कार्यकारी जो उसकी परिषद है उसमें मिनिमम 6 सदस्य रख सकता है, और मैक्सिमम 12 सदस्य चुनने का उसको क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया। तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, किसी भी विकट स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। विधानसभा की शुरुआत कहां से हुई? तो
विधानसभा की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। इसकी जो शुरुआत थी 1861 का अधिनियम के अंतर्गत ही हुई थी। तो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई? तो सबसे पहले जो विधि जो सदस्य था उसकी संख्या या विधि जो अधिकारी था उसकी एक संख्या बढ़ा दी गई और 5 से 6 कर दी गई। और जो हमारे वायसराय थे उन्हें एक अधिकार दे दिया गया कि वह मिनिमम अपनी कार्य परिषद में मिनिमम 6 सदस्य तथा मैक्सिमम 12 सदस्य चुन सकते थे। तथा विधानसभा की क्या की गई, शुरुआत की गई तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। किसी भी विकट स्थिति में वो क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। अब हम बात करते हैं 1852 का अधिनियम के बारे में। ठीक है, 1892 का अधिनियम के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए वायसराय जो है अपने कार्य परिषद में कितने सदस्य चुन सकता था, मिनिमम 6 तथा मैक्सिमम 12 मेंबर चुन सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वायसराय जो है अपनी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें मिनिमम 10% तथा मैक्सिमम जो है 16 मेंबर चुन सकता था। और निर्वाचन जो पद्धति का आरंभ कहां से हुआ, 1852 के अधिनियम के, मतलब चुनाव के बारे में कहां से शुरुआत हुई, निर्वाचन पद्धति का आरंभ कहां से हुआ, तो 1852 के अधिनियम से हुआ। तथा केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट पर जो है बहस कर सकते थे कौन, और सवाल पूछ सकते थे कौन। मतलब इससे पहले जो था कि भारत के जो भी व्यक्ति होगा उसे कोई भी अधिकार नहीं था, वो किसी भी वार्षिक बजट पर कोई ना तो प्रश्न पूछ सकता था ना ही मतदान कर सकता था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1852 के अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ कि केंद्र का जो भी वार्षिक जो बजट होगा उस पर जो है भारतीय जो व्यक्ति होंगे या भारतीय जो मेंबर होंगे वह भी क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे। लेकिन अभी भी उन्हें जो है मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अब बात करते हैं 1909 के अधिनियम के बारे में। तो 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम ही इसे क्यों कहा गया, तो इसका जो मेन जो मतलब बात है कि मार्ले जो थे इस समय जो भारत के जो सचिव थे उनका नाम था मार्ले तथा भारत का जो वायसराय था उनका नाम था मिंटो, जिस कारण इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इन तीनों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, जो विधानमंडल था उसके आकार में वृद्धि कर दी गई। विधानमंडल मतलब जिसकी विधानसभा की शुरुआत कहां से हुई थी, 1861 के अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा की शुरुआत हुई थी। तथा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कहां से हुई थी, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। अब 1909 के अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल का आकार बढ़ा दिया गया तथा इससे पहले क्या होता था कि अब इस जो 1892 का अधिनियम था इसमें जो है भारतीय लोगों को केवल वार्षिक जो बजट था उसी पर सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या किया गया, भारतीय जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उन्हें सार्वजनिक विषय पर भी वे प्रश्न पूछ सकते थे। इसे उन्हें यह अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आया, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय जो सदस्य होते थे वो सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे। और इसी में ही जो मुस्लिम जो थे उनके लिए पृथक निर्वाचन सीटों की क्या की गई, आरक्षण प्रदान किया गया उन्हें। मतलब जो क्या बोलते हैं मुस्लिम है वे अलग अलग सीटों पर क्या करते थे, चुनाव कर सकते थे। उन्हें इससे यह अधिकार प्राप्त दे दिया गया था। मतलब 1909 के अधिनियम के द्वारा उन्हें ये पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया, मतलब उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई। उसके बाद आता है आपका 1919 का अधिनियम, जिसे कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सेम एज इट, मोंटेग्यू उस समय थे भारत के सचिव तथा चैम्सफोर्ड थे उस समय भारत के वायसराय। तो इसी कारण इसे बोलते हैं मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के का नाम दिया गया है। और यदि बात करें अन्य क्या क्या निर्णय लिए गए 1919 के अधिनियम में, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था चलाई गई, जिसे आज जो है बड़े व्यापक रूप से जैसे कि लोकसभा तथा राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, केंद्र में दो सदन जो है कहां से शुरुआत हुई थी, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो है केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अब हम बात करेंगे अन्य क्या क्या निर्णय लिए गए। तो प्रांतों में जो है द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही प्रांतों में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। मतलब द्वैध शासन के अंतर्गत दो संस्थाएं बनाई गई, एक आरक्षित एक हस्तांतरित
शासन। तो आरक्षित यदि बात करें तो उसमें आते थे ओनली जो ब्रिटिश जो कार्यकारी परिषद थी वही इसमें आती थी, और हस्तांतरित में आते थे भारतीय लोग। जो आरक्षित जो क्षेत्र थे उसके अंतर्गत क्या क्या कानून आते थे या किस किस से संबंधित था ये आरक्षित क्षेत्र? तो पैसे से संबंधित कोई भी विवाद हो या भू राजस्व से संबंधित कुछ भी निर्णय लेना होता था तो ब्रिटेन के जो सदस्य थे, ब्रिटिश जो कार्यकारी अध्यक्ष परिषद थी वायसराय की, वही इसके अंतर्गत निर्णय लेती थी। और यदि बात करें हस्तांतरित प्रणाली की तो इसके अंतर्गत आते थे भारतीय लोग, मतलब इसमें जो थे भारतीय लोग ही निर्णय लेते थे। इसके अंतर्गत आते थे जैसे शिक्षा का कोई भी वाद विवाद हो गया या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते थे वह हस्तांतरित क्षेत्र में लिए जाते थे, तथा जो इसमें जो है ओनली भारतीय लोग होते थे और इन्हें जो है वायसराय के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था। यदि कोई भी गलती हो जाए तो इन्हें मतलब वायसराय को उत्तर देना पड़ता था। लेकिन जो ब्रिटेन की जो कार्यकारी परिषद थी वह जो है वायसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, मतलब उसे उत्तर देने की जरूरत नहीं थी। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही सिखों को भी चुनाव में अलग से आरक्षण प्रदान किया गया। तो क्या क्या हुआ, 1909 में मुस्लिमों को सीटों का आरक्षण मिल गया मतलब चुनाव के लिए, तथा सिखों को चुनावों में आरक्षण कहां से मिला, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। तो ये था 1919 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। मतलब जो है भारत जो है राज्यों का एक संघ है, इसका निर्माण कहां से किया गया था, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। यहाँ पे किस स्तर पर था, प्रांतीय स्तर पर जो था द्वैध शासन था। यहाँ पे प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र स्तर पर द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। और 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई जिससे कि आज हम समवर्ती सूची, राज्य सूची तथा केंद्र सूची के नाम से भी जानते हैं। इसी जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही फेडरल कोर्ट तथा फेडरल बैंक की स्थापना की, मतलब संघीय न्यायालय तथा संघीय बैंक की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की थी। तो इसी के साथ जो संवैधानिक इतिहास के जो चैप्टर था वो यहीं पे खत्म होता है, तथा अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, किस तरह संविधान सभा बनी, कैसे संविधान सभा में चुनाव हुए, कब पहली बैठक हुई, इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें तथा शेयर करते रहें। धन्यवाद।